नमस्कारम टू ऑल। मानस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं गुडसेट 2022 का पेपर। मैं हूं मनन सर। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वेरिएबल मतलब जो वेरी हो सकती है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है और उसके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं? तो ऑप्शन है स्कैंडियम, कॉपर, जिंक या क्रोमियम। तो देखने से ही पता चल जाएगा स्कैंडियम जो है उसका आंसर आएगा। अब बात यह है कि इसमें जिंक क्यों नहीं आएगा वो सोचना होगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जिंक जो है उसकी अगर ग्राउंड स्टेट की कन्फिग्रेशन देखते हो तो भी उसमें 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। सेम वे अगर उसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जिंक में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो है +2, तो अगर उसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद की जो स्टेट मिल रही है उसमें भी 3D ऑर्बिटल में 10 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब d ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए जिंक जो है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट गिना ही नहीं जाता। अब यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि स्कैंडियम जो था वो एक था जिसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट थी, मतलब उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं थी, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। जबकि जिंक वाला जो केस था उसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट थी, मतलब उसमें भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं कहा जाता। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर Mn जो है उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रहे हैं। सेम वे सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी Mn में मिल रहा है। ऐसे ही एक ही एलिमेंट है जिसमें के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है, जो 3D सीरीज का एलिमेंट हो तो वो है कॉपर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा ए, जो कि है स्कैंडियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है एटॉमिक साइजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 4D सीरीज आर ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग 3D सीरीज। तो 3D सीरीज जो आ रही है उसके कंपेयर में 4D सीरीज में एटॉमिक साइज जो है वो ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट, CD इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। वो भी सही है, CD जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। CRO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। वो भी सही है। नेक्स्ट, एटॉमिक साइजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 5D सीरीज आर ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग 4D सीरीज। अब अगर इन सभी को देखा जाए तो पहले वाली बात जो है वो तो बिल्कुल सही है कि 3D के कंपेयर में 4D सीरीज जो है उसमें एटॉमिक साइज ज़्यादा ही होती है। फिर नेक्स्ट था CD ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट कहीं पर भी d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो रहे। CRO वो बेसिक होता है, Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन D जो है उसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो उसकी वजह से 4D एंड 5D सीरीज जो हैं उनकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से बताया है एटॉमिक साइजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ 5D सीरीज आर ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ 4D सीरीज, वो बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जैसे एग्जाम्पल में आता है ZR एंड HF, जिरकोनियम एंड हफनियम, इन दोनों की साइज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट फॉर दिस वन। अब देखो ये क्वेश्चन एज इट इज कॉम्प्लेक्स के तौर पे नहीं, लेकिन एक अलग तरीके से टेक्स्ट बुक में दे रखा है। इसमें आ जाता है कि अगर ये 4 लिगेंड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हो तो उसके अकॉर्डिंग कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे। अब देखो इसका आंसर चेक करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं। अगर इन चारों को हम बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट सोच ले, बिल्कुल ही डिफरेंट सोच ले, तो इनके जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल ही नहीं। लेकिन सॉल्यूशंस जहां पर भी दे रखा है उन सभी में जब आप चेक करोगे तो उसमें एक सिमिलरिटी बताई गई है, और वो ये है कि यहाँ पर जो दो, जैसे ये NH3 है एंड PY है, ये दो जो है वो सिमिलर टाइप के हैं। जैसे कि ये दोनों जो है वो न्यूट्रल, या फिर Br एंड Cl की बात करेंगे तो वो मोनोडेंटेट है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड। तो जब ऐसे सिमिलर लिगेंड्स हम सोच लेते कि भाई दो जो लिगेंड है वो सिमिलर है और ये दोनों जो है वो सिमिलर है, तो क्या होगा, तो इस केस में अवेलेबल जो है उसमें 3 आ जाएगा, 2 सीस और एक ट्रांस। अब वो कैसे, उसको समझो। यहाँ पर ये A, B, C एंड D ऐसे 4 अलग अलग हम सोच लेते हैं, जिसमें हम ये सोच लेते हैं कि A एंड B जो है वो सिमिलर लिगेंड्स हैं,
जैसे हमने अभी बात की NH3 एंड PY जो थे वो न्यूट्रल थे, ऐसे ही C एंड D उनको हम सिमिलर जैसे सोच लेते हैं। जैसे C एंड D जो है वो यहाँ पर ऐसा सोच लो, तो Br एंड Cl जो थे वो मोनोडेंटेड लेकिन नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड्स थे। तो जब ये दो लिगेंड साथ साथ में हो तो यहाँ पर सिस ज्योमेट्री हो जाएगी। जब दो लिगेंड A एंड B ऑपोजिट में है, C एंड D ऑपोजिट में है, तो ट्रांस ज्योमेट्री होगी। और ऐसे ही A और B साथ साथ में है, फिर C D इस तरीके से आ रहा है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क हो रहा है वो आप समझ गए हो, तो उसके अकॉर्डिंग दो सिस और एक ट्रांस हो जाएगा। लेकिन खास तौर से समझना ये तभी पॉसिबल होगा जब हम A और B को सिमिलर टाइप सोच ले, C और D को सिमिलर टाइप सोच ले, तभी सिस और ट्रांस जियोमेट्री इसमें डिस्कस हो सकती हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा 3, जो कि हैं 2 सिस और 1 ट्रांस जियोमेट्री। फिर नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल आयरन हेक्सासाइनाइडोफेरेट कॉम्प्लेक्स। अब इस बात को थोड़े और ज़्यादा अच्छे से समझो। पहले तो ये जो नाम देके रखा है ना, उसमें आयरन 3 ऐसे लिखा है, मतलब जो Fe पहले होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। फिर यहाँ पर हेक्सासाइनाइडोफेरेट करके लिखा है, मतलब वो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों की बात है, जिसमें पहले लिगेंड्स आया है, उसके बाद जो है वो मेटल की बात हो रही है। और मेटल का ऑक्सीडेशन भी उन्होंने बताया है 2। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, Fe फिर FeCN6 इस तरीके से, क्योंकि लिखा था हेक्सासाइनाइडोफेरेट। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मुलेट होगा। इसके बारे में बता दिया था +3 चार्ज था, यहाँ पर आयरन +3 चार्ज था। ये वाला जो था उसके बारे में +2 था, वो भी बता दिया था। Cn जो होता है वो -1 चार्ज वाला होता है, तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज -6 बनेगा। अब अगर हम चेक करते हैं तो इस पूरे ब्रैकेट का ओवरऑल चार्ज क्या बनेगा, तो +2 -6 दैट इज -4, और Fe जो है उसका चार्ज तो +3, तो वही चार्ज यहाँ पर सोच लो, इसका चार्ज हुआ 4-, इसका चार्ज हुआ 3+। अब जब क्रिस क्रॉस करते हैं तो इसका चार्ज इसके नंबर ऑफ एटम, इसका चार्ज इसके नंबर ऑफ एटम, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या फॉर्मुलेशन मिलेगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये जो देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कितने आयंस मिले हमें, तो Fe जो है वो 4 मिलेंगे, और बाकी का पूरा जो ब्रैकेट है वो 3 मिलेंगे, तो 4 और 3 7 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। 7 आयंस जो है वो यहाँ पर जनरेट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज और आर एम्बाइडेंट। तो जो भी दे रखे हैं उसमें से कौन जो है वो एम्बाइडेंट है, ऐसे बताना है। अब देखो ये NO2 एंड HCN- जो है ना, ये दोनों तो एज इट इज टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं, लेकिन इवन 11th की बुक में भी दे रखा है और 12th में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई बार आ चुका है कि Cn- जो है उसमें भी कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं और नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं। इसलिए ये Q, R और S ये तीन जो हैं वो आ जाता है एम्बाइडेंट लिगेंड के तौर पे। अब एक्चुअल में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो यही वाले ऑप्शंस थे, और सारे में से कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं था। तो जब आंसर की आई इसकी तो उसके अकॉर्डिंग 3 ऑप्शन जो हैं वो सिलेक्ट किए गए थे, A, C एंड D। ये तीन जो हैं उनको सही करार दिया गया था। कोऑर्डिनेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स, यहाँ पर आप समझ रहे हो तो नाइट्रोजन जो है NO2 में नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं, ऑक्सीजन से भी। सेम वे Cn- में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। सेम विद HCN-, सल्फर से या नाइट्रोजन, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं और मेटल के साथ जुड़ना पॉसिबल है। तो ये जो 3 हैं ये तीन एम्बाइडेंट लिगेंड को ही जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन DDT रिस्पेक्टिवली, मतलब हमें सीक्वेंस में ही बताना है कि पहले सिग्मा बॉन्ड कितने और फिर पाई बॉन्ड कितने, ठीक है। तो यहाँ पर जब काउंट करोगे तो कार्बन कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन में कितने सिग्मा बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन में कितने सिग्मा बॉन्ड, फिर ऐसे ही पाई बॉन्ड कितने वो काउंट कर सकते हैं हम। जो रेड से कर रखे हैं वो सारे के सारे पाई बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर ये 3 और ये 3 6 जो है वो पाई बॉन्ड हो जाएंगे। सेम वे यहाँ पर कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन क्लोरीन के बारे में जब चेक करते जाएंगे तो हमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मिल जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 29 एंड 6। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज SN2 मोस्ट रेडिली, इनमें से कौन सा है जिसमें SN2 रिएक्शन जो है वो बहुत ही आसानी से हो सकती हैं। तो देखो SN2 रिएक्शन होने के लिए सबसे
इजी वाला ट्रेंड कौन सा है, तो SN2 के लिए सबसे इजी हो जाता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अब उसके अकॉर्डिंग जब इनको चेक किया जाए तो ये टर्शरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी बन जाता है। तो प्राइमरी वाले केस में ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा आसान होगी। अब हमारे पास जो भी ऑप्शन थे वो कुछ इस तरीके से बताए जा सकते हैं। ये चारों चार जो ऑप्शन हैं उनके बारे में देख लो। तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो पता चलेगा जो प्राइमरी है उसकी SN1 रिएक्शन जो है वो सबसे आसान हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव बेंजीन। तो अब इन सभी रिएक्शंस में जैसे फर्स्ट वाली रिएक्शन है तो ZNO निकल जाता है और बेंजीन बन जाता है। ये वाली रिएक्शन जो है वो भी आ जाती है जिसमें से बेंजीन बनता है। सोडा लाइन जो है, सोडा लाइन वाली रिएक्शन करेंगे तो Na2CO3 निकल जाएगा और बेंजीन बनेगा। अब ये वाली जो रिएक्शन है C6H5OH के साथ H2CrO4, तो उसके हिसाब से क्या बनता है, तो वो डिफरेंट हो जाएगा, वो बन जाएगा बेंजोक्विनॉन। तो ये जो बेंजोक्विनॉन है वो इससे बनता है, बाकी तीनों में ये चीज़ जो है वो बन जाएगी बेंजीन। अब इसमें ये बी वाली जो रिएक्शन है वो थोड़ी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे समझो, इस रिएक्शन में कुछ दो बातें आ जाती हैं। एक तो H3PO2 वाली रिएक्शन जिसको फॉस्फेनिक एसिड बोला गया था, उसके साथ की रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन मिल जाएगा। दूसरी रिएक्शन यहाँ पर आ रही थी इथेनॉल के साथ की रिएक्शन। अगर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो भी हमें बेंजीन मिल सकता है। इन रिएक्शंस में एक बात और भी थी कि जैसे H3PO2 जो था तो उसका कन्वर्जन हो रहा है H3PO3 में, मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये किस टाइप के एजेंट के तौर पे यूज हुआ, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होगा। ये कुछ MCQs में भी आ चुका है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये जो रिएक्शन है उससे क्या बनेगा, ये MCQ के तौर पे बहुत बार पूछा जा चुका है। सिंपल सी बात है, NaBH4 जो है वो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो स्पेसिफिकली एल्डिहाइड या कीटोन पे ही वर्क करता है और उनका ही रिडक्शन करता है। एस्टर्स के ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं करने वाला। तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला जो ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो सिर्फ कन्वर्ट हो जाएगा OH के तौर पे। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि वो OH में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे दो ऑप्शन थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें CH2OCH3 बन चुका है, मतलब ये कुछ डिफरेंट हो चुका है, जबकि ये जो है वो एज इट इज यही है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा और आंसर जो है वो ए। नेक्स्ट, विच रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल में से अगर सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर करना है तो उसके लिए कॉल्वे रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी फेमस है। तो कॉल्वे रिएक्शन आ जाएगा। इसमें रिएक्शन देख लो, तो फिनॉल से रिएक्शन करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, उसकी CO2 एंड एसिडिक मीडियम से रिएक्शन होगी तो हमें मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब ये जो है ये रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि मिथाइल कीटोन जो है वो प्रेजेंट हो। अब इसमें दो बातें आती हैं, या तो मिथाइल कीटोन मतलब CH3CO प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर कोई सेकेंडरी अल्कोहल जिसके ऑक्सीडेशन से हमें मिथाइल कीटोन मिल जाए। तो हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है, अगर इनके हम स्ट्रक्चर्स देख ले तो ये जो A, B और C स्ट्रक्चर है वो हमें ऐसे दिखेंगे। ये D जो है वो तो ऑप्शन में ही नहीं गिनना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मिथाइल कीटोन तो कहीं पर आ ही नहीं रहा। अब A, B और C जो है उसमें चेक करो, इसमें CH3CO प्रेजेंट है तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। इसमें चेक करोगे यहाँ पर ये जो है अगर हाइड्रोजन निकाल दे तो ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये CH3 के साथ है तो यहाँ पर भी मिथाइल कीटोन आ जाएगा, तो ये रिएक्शन भी हो सकती है। फिर ऐसे ही यहाँ पर अगर सोचते हैं CH3CO यहाँ पर भी प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी रिएक्शन हो सकती है। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें ये आयोडोफॉर्म वाली रिएक्शन नहीं हो सकती और वो है ऑप्शन डी। तो आंसर डी आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर एक और बात भी है, ये रिएक्शन सिर्फ समझने के लिए कि यहाँ पर CH3CO था तो अगर NaOH एंड I2 के साथ रिएक्शन कर ली तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगी। नेक्स्ट, अगर ये सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल है हमारे पास तो उसके साथ भी अगर हम रिएक्शन कर ले तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट हमें मिल सकती है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है,
इसमें मेन प्रोडक्ट क्या होगी ये हमें देखना है। सबसे पहले रिएक्शन देख के आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि ये जो रिएक्शन है वो क्रॉस aldol का एग्जाम्पल है। दो डिफरेंट टाइप के अल्डिहाइड जब यूज हुए तो ये क्रॉस aldol का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बारे में केमिकल रिएक्शन कुछ देख सकते हो, रिएक्शंस यहाँ पर देख लो। ये जो है ये दो डिफरेंट अल्डिहाइड, यहाँ पर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये जिसको हम बोल रहे थे अल्डोल, मतलब अल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों जब प्रेजेंट होते हैं तो अल्डोल बना। अब इसमें से H2O निकलेगा और ये दोनों जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी ये। इस बात में अगर शॉर्ट में कहना चाहे तो क्या हो रहा है, तो शॉर्ट में बस इतना ही हो रहा है, यहाँ पर से दो हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ पर से एक ऑक्सीजन जाएगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन चला जाएगा और दो कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और वो प्रोडक्ट डायरेक्ट मिल जाएगी। तो ये रिएक्शन जो है वो क्रॉस aldol का एग्जांपल है, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उनका जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा है जो कि इनकरेक्ट होगा, तो बाकी सारे जो है वो हम चेक करते चलते हैं। देखो ये Cl यहाँ पे दे रखा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। यहाँ पर Cl के कंपेयर में F आ रहा है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा है, वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो उसके अकॉर्डिंग H को निकालना और ज़्यादा आसान होगा, ये वाला ऑप्शन भी सही है। फिर यहाँ पर चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पर फ्लोरीन जो है, ये फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे, यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो COOH से ज़्यादा करीब है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट और ज़्यादा होगी, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो भी सही है। तो ये तीन केस सही हैं, तो ये लास्ट वाला ही केस होगा जो कि गलत होगा। टेक्स्ट बुक में इसका एग्जाम्पल एज इट इज़ दे रखा है कि HCOOH एंड C6H5COOH, उनमें से HCOOH की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन डी जो है वो इन सब में इनकरेक्ट वाला हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट, हाउ मेनी आइसोमर्स एग्जिस्ट फॉर द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसके रिलेटेड हम पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर सकते थे, उसके रिगार्डिंग हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने होंगे वो चीज़ पता चल सकती है। लेकिन मान लो हम इसको सिंपली ऐसे चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो कौन कौन सी पोजीशन पे जुड़ सकता है, तो अगर नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाए या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से चार पॉसिबिलिटी बन रही है। जब हम चेक करेंगे कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है तो उसका आंसर आ जाएगा 0, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कोई भी अनसैचुरेशन नहीं होने वाला, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या साइक्लिक स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये चार ऑप्शन हैं कुछ इस तरीके से हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 4, मतलब कि ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है कुछ इस तरीके से सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन जो है वो किससे मिलता है, तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड्स, नाइट्राइल कंपाउंड जो होते हैं उससे मिल सकता है। नाइट्राइल मतलब कि अगर कॉमन नेम के तौर पे बोला जाए तो साइनाइड कंपाउंड्स। फिर नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एमाइड कंपाउंड्स जैसे CONH2, तो उसमें से भी प्राइमरी एमाइन मिल सकता है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये इसी के रिलेटेड है। आप सोच लो हॉफमैन ब्रोमेमाइड वाली रिएक्शन जो है उसमें एमाइड से ही एमाइन में कन्वर्जन है, मतलब वहां पर जो है वो प्राइमरी एमाइन ही बन रहा है। तो ये तीनों रिएक्शन जो दे रखी है वो सही है, तो अबाव ऑल रिएक्शन जो है वो आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये एक रिएक्शन दे रखी, सबसे पहले उसकी अगर एमोनिया के साथ हीटिंग टेस्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो सबसे पहले एमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो NH4+ जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, NH3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके NH4+ Ca3COO-। फिर हीटिंग करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहाँ पर CONH2 बनने वाला है। अब उसकी ये वाली रिएक्शन जो है वो हॉफमैन वाली रिएक्शन है। हॉफमैन वाली रिएक्शन जब करेंगे तो एमाइड से बन जाता है एमाइन, मतलब CH3NH2 बन जाएगा। उसकी NaNO2 HCl वाली रिएक्शन है, मतलब डायजोटाइजेशन वाली रिएक्शन है, तो डायजोटाइजेशन वाली रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट मिलेगी, अब वो अनस्टेबल होती है
और वो जो है वो पानी के साथ की रिएक्शन से डायरेक्ट मिथेनॉल दे देगी। इसी के बारे में थोड़ी डिटेल में देखेंगे। तो ये रिएक्शन देखो, सबसे पहले इसकी रिएक्शन से हीटिंग भी करेंगे तो हमें मिल गया एक तरीके से एमाइड। ये एमाइड जो था वो यहाँ पर हॉफमैन वाली रिएक्शन से दे देगा CH3NH2। ये CH3NH2 जो है वो ये डायजोटाइजेशन वाली रिएक्शन से डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट देगा। और ये जो सॉल्ट है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर CH3CH2 CH3CH2N2Cl ये वाला कंपाउंड था, लेकिन ये कंपाउंड नहीं दे रखा था। तो हमारे जो 3 ऑप्शन थे यहाँ पे, ये 3 तो हो ही नहीं सकते थे। फिर अब जो है अगर इसकी पानी के साथ रिएक्शन हो जाए तो बन जाता है CH3OH, और ऑप्शन में CH3OH दे रखा था। अब ये हमें कैसे पता कि इसके बाद भी H2 वाली रिएक्शन थी, यहाँ पर तो लिखा नहीं था। तो होता ये है कि ये जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल है, वो इतना स्टेबल नहीं है। तो रिएक्शन जब भी होगी तो ये जो कंपाउंड है वो बड़े आसानी से CH3OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई जगह पे ये जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली CH3OH ही ऑप्शन में दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। फिर नेक्स्ट, सिलेक्ट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। पहला वाला है पेंटोज शुगर प्लस बेस तो न्यूक्लियोटाइड, ये गलत हो जाएगा। बेस और शुगर मिलने से क्या बनता है, तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। फिर न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट से न्यूक्लियोसाइड बनता है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड पहले बनेगा, उसके साथ फॉस्फेट जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड बनता है। फिर डीएनए जो है उसमें AGCT ये होता है, ये बात सही है। थायमिन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट है। सेम वे आरएनए जो है उसमें AUCG ये सारे होते हैं। तो ये लास्ट के 2 जो है वो सही हैं, ऊपर के 2 जो है वो गलत हैं। तो FFTT मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। इसको यहाँ पर इससे भी आप समझ सकते हो, जैसे ये स्ट्रक्चर्स हैं बेस और शुगर, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो बनता है ये न्यूक्लियोसाइड। ऐसा जो न्यूक्लियोसाइड है जिसमें बेस और शुगर अवेलेबल था, ये बेस और शुगर के साथ अगर फॉस्फेट जुड़ जाए तो ये बन जाता है बी जो कि है न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक बात समझ लेना। बाकी डीएनए आरएनए वाली बात आपको पहले से पता होगी, डीएनए में ATCG, आरएनए में AUCG। नेक्स्ट, विच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अकर्स इन एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन में 2 टाइप के लिंकेजेस आते हैं, एक C1OC4 और दूसरा जो है वो C1OC6। उसी को समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, ये उसके स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से जब जुड़े हैं तो C1OC4 इस लिंकेज से, जबकि अगर ये ऊपर और नीचे की तरफ कैसे जुड़े हैं वो देख रहे हैं तो C1OC6। तो ये C1OC4 एंड C1OC6 इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ेंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर यूरिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ी कैलकुलेशन आएगी इसमें, यहां पर से देखते हैं। देखो पहले तो 1 मोलर जो है उसका मीनिंग समझ लो। 1 मोलर मतलब 1 मोल सॉल्यूट जो है वो 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व होगा। अब यहां पर 1000 ग्राम सिर्फ सॉल्वेंट आएगा, तो यहां पर सिर्फ वाटर जो है उसको लिया हुआ है 1000 ग्राम के तौर पे। अब अगर मोल्स ऑफ वाटर हम फाइंड करते हैं तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, तो मास जो कि यहाँ पे था डिवाइड बाय मोलर मास। मास हुआ 1000 ग्राम, मोलर मास हुआ 18, तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 55.55 मोल। फिर ऐसे ही अगर हमें मोल फ्रैक्शन काउंट करने हैं तो अब हमारे पास है मोल ऑफ ए कॉम्पोनेंट, मतलब जो यूरिया हमने ले रखा है उसके मोल। यूरिया जो था वो सॉल्यूट के तौर पे था, तो यूरिया के मोल डिवाइड में टोटल मोल। टोटल मोल में यूरिया के मोल भी आ गए और पानी के मोल भी आ गए। तो 1 के डिवाइड में जब 56.55 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 0.01768 जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH। तो अब KH की जो वैल्यू है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला ऑप्शन है इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल सही है। फिर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये गलत हो जाएगा। डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, ऑब्वियसली गलत है। फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज विथ टेम्परेचर, ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ी और डिटेल्स देखते हैं। तो पहले तो KH की वैल्यू जो है उसके बारे में है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। ये बात सिंपल सी है, जैसे पानी को जब हम उबालते हैं, जब बॉईल करते हैं तो उसमें से कुछ गैसेस जो है वो बाहर निकल जाती,
मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो भी गैसेस पानी के अंदर ऑलरेडी डिसॉल्व थे वो वहां से बाहर निकलते जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। इसी को कुछ और एग्जांपल से समझो। जैसे कि हेनरी वाला इक्वेशन था P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, के एच को सब्जेक्ट बनाओ तो P डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। अब यहां पर समझो, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी, ये x जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द लिक्विड, तो यहां पर जो सॉल्यूट होता है वो तो गैसियस फॉर्म में होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन द लिक्विड वो जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो गैस तो बाहर निकल रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, वहां पर से लिक्विड में से बाहर जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी तो कम होती गई, तो मोल फ्रैक्शन जो है उसके वो भी कम हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब सोच के देखो, अगर ये x की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाए तो KH की जो ओवरऑल वैल्यू बनेगी वो तो इंक्रीज हो जाएगी। बस यही बात यहाँ पर आ जाती है कि यहाँ पर P जो है वो क्या है, तो पार्शियल प्रेशर, KH जो है वो हेनरीज कांस्टेंट है, X जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। हेनरी के लॉ में सॉल्यूट जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो सही है। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर व्हेन 80% ऑफ CaCl2 डिसोशिएट्स। ये वाला क्वेश्चन गुजसेट के पेपर में ग्रेस में आया था। ऐसा इसलिए था कि इसमें जो भी अवेलेबल ऑप्शंस थे उसमें से कोई भी ऑप्शन एक्चुअल आंसर के रिलेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी अगर ऐसा था तो ये क्वेश्चन बनाया ही क्यों। तो इसको समझने के लिए हम एक गलत वाला तरीका समझेंगे, ध्यान से सोचना, गलत वाला तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो देख रहे हो इसको कैलकुलेट करने का एक ऐसा तरीका सोचा जा सकता है। क्या है, आयोनाइजेशन अगर 100% था तो यहाँ पर आयंस मिल रहे थे 3। हम ये सोच रहे हैं कि ये जो CaCl2 है वो अगर सेपरेट होगा तो 3 आयन देंगे, तो ये 3 इस तरीके से आ रहा था। तो अगर 80% आयोनाइजेशन होगा तो कितने आयन्स मिलेंगे, तो 2.4 आंसर आ रहा था। सिंपल लॉजिक लग रहा है कि भाई ये तो सही हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखना ये गलत है। अगर ये गलत है तो सही क्या है, तो सही के लिए हम समझते हैं यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर को समझने के लिए हमें आई वाली कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ अल्फा जो होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, उसका इक्वेशन I-1 डिवाइड बाय N-1। अब इस इक्वेशन में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें दे रखा था 80%, तो उसी को हम सोच सकते हैं 0.8। अब 3 आयंस जो थे उसके बारे में N की वैल्यू समझ लेंगे 3, तो यहाँ पर N की वैल्यू 3 रख ली, अल्फा की वैल्यू 0.8 रख ली, उसके अकॉर्डिंग हमें I की वैल्यू मिल जाएगी और वो होगी 2.6। अब 2.6 जो था वो अवेलेबल ऑप्शन में कहीं पर था ही नहीं, और इसीलिए ये क्वेश्चन जो था वो ग्रेस में दिया था। फिर नेक्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 2 मोल ऑफ दिस टू Cr3+ इन एसिडिक मीडियम। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें उसकी रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। जैसे एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन में से क्रोमेट आयन बनेगा, ये Cr3+ बनेगा। Cr3+ में जब कन्वर्जन हुआ तो यहाँ पर +3 चार्ज था, यहाँ पर +6 चार्ज होगा, 2 × +6 12 हो जाएगा, 2 × +3 6 हो जाएगा, तो 12 से 6 में रिडक्शन हुआ 6 का, तो उसके अकॉर्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए। अब एसिडिक मीडियम है तो उसके अकॉर्डिंग H2O एंड H+ भी बैलेंस कर सकते हैं। अब ये देखते हैं, तो हमें अगर इसके रिलेटेड कन्वर्जन करना था Cr3+ में, तो हमें 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कि 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी। इसी बात को ऐसे समझो, 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को Cr3+ में कन्वर्ट करना था हमें, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कि 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी। तो अगर हम 2 मोल डाइक्रोमेट आयन हैं उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो आंसर आ जाएगा 12 फैराडे। तो जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें से ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज प्रॉपर वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग टू इंक्रीज सेल पोटेंशियल। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, थोड़ा लॉजिकल भी है। कौन सा ऑप्शन है जिसके अकॉर्डिंग सेल पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा, इसको समझने के लिए थोड़ी कैलकुलेशन देखेंगे। यहाँ पर देखो, ये नॉस्ट इक्वेशन जो होता है उसमें ई सेल मतलब के सेल पोटेंशियल वो होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में से कुछ माइनस करने से।
ध्यान से देखना, यहां पर माइनस आ रहा है। तो अब अगर यहां पर Zn2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू हम बढ़ा दें तो ये ओवरऑल टर्म जो है वो तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। मतलब Zn2+ जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें कम से कम रखना होगा। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम से कम रखा तो ये वाली वैल्यू जो माइनस हो रही है वो कम से कम होगी। अगर माइनस होने वाली वैल्यू कम से कम हो जाएगी तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बस उसके अकॉर्डिंग जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। X जो है वो लेस देन 0.02 मोलर होना चाहिए। नेक्स्ट, विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन निकल कैडमियम सेल। ये टेक्स्ट बुक में एज इट इज दे रखा है, उसकी रिएक्शन से समझो कि टेक्स्ट बुक में एक ऐसी रिएक्शन दे रखी है। अब इस रिएक्शन में NiOH थ्राइस जो था उसका कन्वर्जन हो रहा है NiOH ट्वाइस के अंदर, जिसमें कि Ni का चार्ज +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये जो प्रोसेस है वो रिडक्शन है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप समझ रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग हो जाता है जिसका खुद का रिडक्शन हो। तो ये जो NiOH थ्राइस है उसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर निकल जो है उसका रिडक्शन नहीं हो रहा, NiOH थ्राइस का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज स्लोप ऑफ द प्लॉट, दिस वन। अब ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके बारे में बहुत बार कैलकुलेशंस आ चुकी हैं, फिर भी एक बार देख लो। ln r इज इक्वल टू -kT प्लस ln r0, ये एक इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन को जब हम आगे डिराइव करते जाते हैं तो इसने 2.303 लॉग इस तरीके से ln को कन्वर्ट किया, फिर 2.303 को डिनोमिनेटर में ले गए तो यहाँ पर जो है वो log r के रिगार्डिंग वैल्यू मिली। अब जो है अगर हम log r0 को यहीं पर रखते हैं, ये टर्म इस तरफ और ये टर्म इस तरफ ले जाए तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। इसी को हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको अगर हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू m इंटू एक्स से, तो ये m जो हो जाता है वो है स्लोप। और इन्होंने बताया था कि भाई इसमें अगर log r0/r वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम तो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी k डिवाइड बाई 2.303 जो कि है ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट, a reaction is first order with respect to A and second order with respect to B। तो अगर कोई रिएक्शन ऐसी है कि फर्स्ट ऑर्डर जो है वो रिएक्टेंट A के रिस्पेक्टिव में है और रिएक्टेंट B के रिस्पेक्टिव में वो सेकेंड ऑर्डर है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B आर डबल्ड। अब A और B दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया जा रहा है। तो ध्यान से देखो यहां पर, इससे हम समझेंगे, देखो ये A और B दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया। A के पर्सपेक्टिव में रिएक्शन का ऑर्डर था 1 और B के पर्सपेक्टिव में था 2, तो 2:1 दैट इज 2, 2:2 दैट इज 4। तो यहाँ पर 2 और 4 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 8। तो ये जो रेट था वो 8 गुना हो जाएगा। तो जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें से ऑप्शन सी जो है वो सही होगा।